हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कैसर मला एकेडमिक चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 के मॉडल पेपर सेट 1 का मैथ सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करेंगे। 1 से 40 तक का सॉल्यूशन डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सेट 1 का कि 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को लिखें। तो 120 का आप गुणनखंड निकाल दीजिए, कितना होगा। इस तरीके से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। 1 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है, नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल आसान है। चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्या है, दो संख्या दे रखी है। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या कितना है 657। अब इसका HCF दे दिया है, दो संख्याओं का HCF कितना दे दिया है 9। हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB। दो संख्याओं का LCM गुना HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ से हम लोग LCM का फॉर्मूला निकालेंगे। LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B बाय HCF ऑफ AB। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से LCM निकालेंगे। हम लोग को A दिया गया है 306, B दिया गया है 657 और HCF दिया गया है 9। तो इसमें पुट करके हम लोग हल करेंगे। 306 इंटू 657 बाय HCF 9। 9 से 306 को कटा देंगे कितना बार में 3 4 34, यानी कि ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 428। ये हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है, नोट कर लीजिए। तीन नंबर देखिए, 15 और 25 का HCF निकालना है। तो आप लोगों का बुक में HCF निकालने का जो तरीका है गुणनखंड विधि से सर्वमान्य दिया गया है। यानी कि 15 का गुणनखंड करेंगे कितना होगा 3 इंटू 5। 25 का गुणनखंड करेंगे 5 इंटू 5। इस सब दोनों में गुणनखंड में कॉमन क्या है 5 है, तो जो कॉमन होता है वही HCF होता है, यानी कि 5 क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए, 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है। चार नंबर देखते हैं। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, अब कोई भी प्राकृत संख्या है, मान लीजिए एक प्राकृत संख्या है 4, इसको 2 इंटू 2 से गुणनखंड किए। अब ये क्रम को छोड़ते हुए ये अद्वितीय होता है, मतलब इसका जो गुणनखंड है 2 इंटू 2, इसके अलावे इसका गुणनखंड कुछ और नहीं हो सकता है, केवल सिर्फ और सिर्फ यही होगा। इसका मतलब यह अद्वितीय है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अद्वितीय। आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 नंबर का। देखिए 5 नंबर क्या है, द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग। अब मान लीजिए कोई भी द्विघात बहुपद दिया है, उसका शून्यक एक अल्फा एक बीटा है, तो शून्यकों का योग दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया गया है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया गया है गुणनफल दिया है 1/3। अब इसमें बोला है कि गुणनखंड बहुपद जो है द्विघात बहुपद वो क्या है, इसका बहुपद बनाने का इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें पुट कीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है √2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। अब इज इक्वल टू 0, समीकरण बनाने के लिए 0 दे दिया। अब ये 3 फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न को हटाने के लिए हम लोग दोनों साइड 3 से गुना करेंगे। क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 3 कट जाएगा, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो गया बहुपद इसका ये हो जाएगा +1। ऑप्शन नंबर बी, 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। छठा क्वेश्चन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब कुछ भी a अल्फ़ा प्लस बीटा इस तरह का शून्यक दिया हुआ रहता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान b/a होता है, लेकिन ये जो अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस, इसका साइन अल्टरनेट चलता है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान b माइनस होता है, माइनस b/a। इसका एक और महत्वपूर्ण फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दोनों फार्मूला याद रखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में भी यूज होता है। यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सात नंबर में एक ग्राफ दिया गया है, पूछा कि शून्यकों की संख्या कितनी है। शून्यकों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार कट करती है उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। यानी कि ये ग्राफ है, एक्स अक्ष को एक भी बार कट नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या कि शून्यकों की संख्या इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 8 नंबर में क्या दिया गया है कि मान लीजिए दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका जो समीकरण युग्म होगा वो क्या होगा। इसमें 3 फार्मूला है, हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तीनों फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। जब इस तरह का 2 कंडीशन समीकरण दिया रहे तो इसमें 3 कंडीशन फॉलो होता है। क्या क्या, सबसे पहला कंडीशन नंबर 1, a1/a2 निकालेंगे इज इक्वल टू b1/b2 करेंगे। यदि ये a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आए तो समीकरण का केवल एक हल होगा। दोनों समीकरण का केवल एक हल होगा, समीकरण युग्म का एक हल होगा। कंडीशन नंबर 2, यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो हम लोग c1/c2 फाइंड करेंगे। यदि c1/c2 ये दोनों के इक्वल नहीं आए तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कंडीशन नंबर 3, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ जाए और c1/c2 भी इक्वल आ जाए तो समीकरण का अनेक हल होगा। अब देखिए, ये जो समीकरण प्राप्त होगा इसका जब ग्राफ निकालेंगे तो इसमें प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होता है। ये भी याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होता है और इसमें कोई हल नहीं होता है, इसमें समांतर रेखा प्राप्त होता है। जिसमें अनेक हल होता है उसमें संपाती रेखा प्राप्त होता है। समांतर, संपाती, और इसको संगत बोलते हैं। रेखा जो है संगत और ये भी संगत, ये आगे यूज होगा, याद रखिएगा क्वेश्चन बनाने में। और ये जो है समांतर रेखा असंगत होता है, संपाती रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा संगत होता है, याद रखिएगा।
तो इसमें क्या दिया है, कंडीशन नंबर 2 फुलफिल हो रहा है कि C1/C2 इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देखिए 9 नंबर में क्या है, 2 समीकरण दे दिया गया है। 9 नंबर में क्या किया है कि 2 समीकरण दिया है, 2x² - 3y = 0, दूसरा समीकरण 3x + 4y + 20 = 0। अब इसमें पूछा है कि किस तरह का रेखा प्राप्त होगा, यानी कि हम लोग a1 इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन तीनों में से कोई कंडीशन हमको मिल जाए तो हम लोग को रेखा जान सकते हैं कि किस तरह का रेखा प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन निकालते हैं, a1/a2 निकालते हैं, क्या है a1/a2 2/3, b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 क्या है -3/4 अब देखिए a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हम लोग को कौन सा कंडीशन प्राप्त हुआ, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है, केवल एक हल होगा। किस तरह का रेखा प्राप्त होगा, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा। और कैसा युग्म बनेगा, संगत युग्म बनेगा। तो हम लोग को यहाँ पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, देखिए हम डीप में बता रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन से आप लोग का दूसरा तीसरा किस इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बन जाए। तो यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, प्रतिच्छेदी रेखा। 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दस नंबर में क्या दिया, सी के किस मान के लिए 2 समीकरण दे दिया, 2 समीकरण दे दिया, cx - y = 2, 6x - 2y = 4। इसमें पूछ दिया है कि सी के किस मान के लिए समीकरण का जो अनंत हल होगा, सी का मान क्या रखें जो ये दोनों समीकरण का मान जो हल है वो अनंत हल होगा। अनंत हल होने के लिए क्या, अनेक हल होने के लिए क्या, ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो हम लोग तीनों बराबर का कंडीशन ले लेते हैं, क्योंकि अनंत हल होगा इस समीकरण में दिया गया। तो -1/-2 = जब ये 2 को लेफ्ट साइड करेंगे और 4 को लेफ्ट साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, = 0 समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ C1/C2 का मान कितना हो जाएगा, -2/-4। तो देखिए ये कट गया, माइनस माइनस कट गया। तो C/6 = 1/2 = 1/2। अब 1/2 ये दोनों इक्वल है, यानी कि हम लोग कोई 2 लेके इसका C का मान सॉल्व कर सकते हैं। तो C/6 = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, 2 × C, 2C = 1 × 6, 2C = 6, यानी कि C = 6/2, यानी कि C = 3 आंसर। C = 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। 11 नंबर क्या है, 2 समीकरण दिया है, 2x - y = 5, 3x + 2y = 4। 2 समीकरण दिया है, इसका हल क्या होगा वो पूछा गया है। तो इसका हल हम लोग सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आए तो इसमें आप बिठा के चेक कर लीजिए। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है x = 2 और y = -1। इसको चेक कर लेते हैं इसमें बिठा के कि इतना आ रहा है कि नहीं। फिर ये अगर ये फॉलो हो रहा है, ये वेरीफाई हो रहा है, तो इसको चेक करेंगे। अगर जिस ऑप्शन में दोनों वेरीफाई हो जाए वो ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो देखते हैं, 2 × 2, x का मान 2 है, फिर माइनस और -y, -1 है, y का मान यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस प्लस कर देते हैं। तो कितना होगा, 2 × 2 + 1, 2 × 2 4 + 1 = 5, यानी कि ये समीकरण को वेरीफाई कर रहा है। x पहला समीकरण को वेरीफाई कर रहा है xy। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, 3 × 2 करते हैं, 3x, तो x की जगह पे 2 बिठाते हैं, y की जगह पे -1 बिठा के देखते हैं, +2 × -1 = यहाँ 4 है, लेकिन हम लोग को देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। 2 × 3 6,
प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 4, यानी कि ये भी वेरीफाई कर रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल सही है। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी तरह अगर हम लोग बी सी ऑप्शन नंबर को बिठा के इसमें चेक करें तो कभी भी ये इस दोनों को वेरीफाई नहीं करेगा, कोई भी ऑप्शन दोनों को वेरीफाई नहीं करेगा, सिर्फ ए कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। इस दो समीकरण को सॉल्व करने का हम लोग के पास 3 तरीका 10 का बुक में दिया गया है। बाकी और भी तरीका होते हैं, जैसे कि पूर्ण वर्ग विधि बनाने के सॉल्व करने का तरीका, विलोपन विधि है, फिर इसमें ग्राफीय विधि है। 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो बहुत लंबा जाएगा। ऑप्शन है तो आप बिठा बिठा के चेक कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में तीनों विधि हम बता देंगे। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या है। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं होता है, यहाँ पे देखिए, जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? उसमें समांतर रेखा प्राप्त होता है। और रेखा किस प्रकार का होता है? असंगत। क्या है? किस प्रकार का? असंगत। इसमें ऑप्शन दिया गया संगत, असंगत, संपाती और कोई नहीं। तो ये किस तरह का हो जाएगा? असंगत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। हमको इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग 13 नंबर देखते हैं। समीकरण युग्म दिया गया 2 समीकरण x + y = 9, x - y = 1। इसमें ऑप्शन में जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए, ऑप्शन बिठा बिठा के चेक करते हैं, उसी तरह हम लोग सारा ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जो सही आ जाएगा, वेरीफाई करेगा, वही ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही करते हैं, 2 और 2, यानी कि x का मान 2 दिया गया है और y का मान 2 दिया गया है। तो x की जगह पे 2 बिठाते हैं। इसको पहले चेक करते हैं। 2 + 2 = 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे = 9 दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 2 - 2, यानी कि x का मान 2 लेने बोला है, y का मान -1 लेने बोला है। तो x + y, तो x का मान 2 है, 2 + y का मान कितना दिया है? -1, तो -1 = 1, और यहाँ पे = 9 दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है? 5, 4, यानी कि x का मान दिया गया है 5 और y का मान दिया गया है 4। तो हम लोग चेक करते हैं x + y, यानी कि 5 + 4 = 9। यहाँ पे कितना दिया गया है? 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। और हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये भी वेरीफाई कर गया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। क्या करेंगे? इसमें क्या है? x - y, तो x का मान कितना है? 5, y का मान कितना है? 4, y का मान कितना है? 4, तो x - 5, यानी कि x - y, यानी कि 5 - 4 = 1। यहाँ पे कितना है? 1। दोनों समीकरण वेरीफाई कर रहा है। कौन? ऑप्शन नंबर सी वेरीफाई कर रहा है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है बनाने का, चेक करने का। वैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं विधि द्वारा, लेकिन वो लॉन्ग जाएगा, इसलिए आप ऑप्शन में इस ऐसे ही बनाइए, टाइम कम लगेगा। और ये बिल्कुल सही तरीका है, इसमें कभी आंसर गलत नहीं आएगा। अब 14 नंबर देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? इसमें द्विघात समीकरण कौन है वो पता लगाना। सबसे पहली बात कि द्विघात समीकरण होता है किस प्रकार का? द्विघात समीकरण का रूप ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। यानी कि द्विघात समीकरण में सबसे पहली बात हम लोग को बात ये है कि x² होना बहुत ज़रूरी है। क्या? x² होना बहुत ज़रूरी है। अगर x² नहीं हुआ तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग फटाफट चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? देखिए x एक साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है? x × x - 3 = x² - 3। सबसे पहली बात यहाँ देखने वाली बात ये है कि जब हम लोग इसको तोड़ेंगे, गुना करेंगे, तो x² इस साइड भी होगा, लेफ्ट साइड भी, और x² राइट साइड भी है। यानी कि हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो x² कट जाएगा, x² बचेगा ही नहीं। तो हम लोग इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें?
जब एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं तो इस रूप में आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। हम लोग ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x। यहाँ भी हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि जब x प्लस वन को होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो एक एक्स स्क्वायर आएगा और एक एक्स स्क्वायर इस साइड भी है, तो लेफ्ट साइड भी एक्स स्क्वायर और राइट साइड भी लेफ्ट एक्स स्क्वायर। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इसमें भी नहीं बचेगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग का आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं कि क्या दिया गया है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पे देखिए कि एक साइड तो एक्स स्क्वायर मिल रहा है लेकिन दूसरा साइड एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। अब इसको चेक करने की ज़रूरत है, इस सब में टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करना है क्योंकि एक्स स्क्वायर कट जा रहा है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होगा, प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2 इंटू एक्स, 2x इंटू 1, 2x इंटू 1, 2x इज इक्वल टू, इसको गुना करेंगे 2 इंटू एक्स, 2x फिर 2 इंटू -3 तो -6। अब इसको लेफ्ट साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 7 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें प्लस 0 तो कर ही सकते हैं, कोई भी चीज़ में प्लस 0 कर दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो प्लस 0x यानी कि 0 किए प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये किस रूप में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इस रूप में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग को बिल्कुल सही है, द्विघात समीकरण है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, यदि विविक्तर डी ग्रेटर देन 0 हो तो मूल क्या होंगी। देखिए विविक्तर डी कोई भी अगर दिया रहे, इसका डिटेल में बता देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कोई भी द्विघात समीकरण यदि दिया रहे तो इसका डी विविक्तर निकाल सकते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें 3 कंडीशन होता है, यदि डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होगा, जो इसका क्या लिखा है कि मूल क्या होगा, यदि डी से बड़ा हो जाए तो ये मूल वास्तविक होता है और भिन्न होता है। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का हमेशा 2 शून्य निकलता है, 2 मूल निकलता है, तो दोनों भिन्न होगा, यानी कि अलग अलग मूल प्राप्त होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि डी बराबर यदि 0 हो जाए तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन अलग अलग नहीं होगा, मतलब बराबर होगा दोनों। तीसरा इसमें ये कंडीशन है कि यदि डी का मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल अवास्तविक हो जाएगा, मतलब वास्तविक आएगा ही नहीं, अवास्तविक हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, इस तीनों कंडीशन का हो सकता है आगे यूज पड़े, लेकिन हम लोग का इसमें क्वेश्चन में दिया गया है सिर्फ कंडीशन नंबर 1 कि यदि डी 0 से बड़ा हो तो मूल किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। तो वास्तविक और भिन्न किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है, वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन नंबर ए, 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है, वास्तविक और भिन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, एक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मूलों की प्रकृति बताइए। अब मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम लोग पहले डी फाइंड कर लेंगे। डी का फॉर्मूला अभी तुरंत हम लोग लिखें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि बी की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 यानी कि 1, सी की जगह पे -1 यानी कि -1। अब देखिए 1 माइनस 4 इंटू 1 -4, फिर -4 इंटू -1 इज इक्वल टू +4,
इज इक्वल टू 5 यानी कि 0 से बड़ा, जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक और भिन्न होती है, वास्तविक और अलग अलग मूल प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 16 नंबर का। नेक्स्ट 17 नंबर का देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं? भिन्न वास्तविक मूल उस समय होता है जब d का मान 0 से बड़ा हो। इसमें ऑप्शन में d का फॉर्मूला देके बताया गया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0। d का मान ग्रेटर देन 0 होना मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ग्रेटर होना। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 17 नंबर का। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का विविक्तर क्या होगा? विविक्तर मतलब d। अब इसका d फाइंड कीजिए। d फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का फॉर्म क्या है? -1। बी की जगह पे -1 है, -1 स्क्वायर, देखिए साफ लिख देते हैं, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है, सी का मान 3 है 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 4, फिर 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12 इज इक्वल टू -11 आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का -11 आंसर हो जाएगा। उन्नीस नंबर क्या है? द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा? एक द्विघात समीकरण दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 का जो मूल है वो समान होगा। मूल समान का फॉर्मूला कंडीशन क्या होता था? जब d का मान 0 आ जाए। तो यदि हम इसका d का मान निकालेंगे तो वो 0 होगा। तो d का फॉर्मूला लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें 0 आएगा, इसमें मान बिठाते हैं बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर माइनस बी का मान है -4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान k इज इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, फिर -4 इंटू 1 तो -4, अब -4 इंटू के तो -4 के 16 -4 के इज इक्वल टू 0। तो -4 के इज इक्वल टू -16, माइनस खत्म हो जाएगा, 4 के इज इक्वल टू 16 यानी कि k इज इक्वल टू 16/4। k इज इक्वल टू 16/4 तो कट के क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। 20 नंबर क्या है? एक द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका बोल दिया कि मूल ज्ञात करें। इसका मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टर से भी तोड़ के मूल इसका ज्ञात कर सकते हैं, या फिर जो मूल ऑप्शन में दिया गया उसको ऑप्शन में आप x के जगह पे बिठा के चेक कर सकते हैं कि कौन फुलफिल हो रहा है। जब दोनों ऑप्शन का दोनों टर्म फुलफिल हो जाए तो आप उसको सही आंसर मान सकते हैं। तो हम शॉर्टकट में ही बता देते हैं बिठा के। इसके बाद आप मिडिल टर्म फैक्टर भी लगा सकते हैं, इसको 5 को तोड़ सकते हैं, जो कि 5 को इसका सॉल्व करने का द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसका मिडिल टर्म को आप इस प्रकार तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर -5 आए, जोड़ने घटाने पर -5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो इसको किस प्रकार आप तोड़ सकते हैं? ऐसे तोड़ सकते हैं -3 -2 प्लस -2 करेंगे तो -5 आ जाएगा, और -3 इंटू -2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह का कंडीशन से आप निकाल सकते हैं और ऑप्शन में बिठा के चेक कर सकते हैं। चलिए हम बता ही देते हैं मिडिल टर्म फैक्टर लगा के। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 3, यहाँ पे -2 का कॉमन लेंगे,
तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो कंडीशन आ गया, x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, यानी कि हम लोग को जो मूल प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे आप ऑप्शन सबको x के जगह पे बिठा के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। हम लोग एपी कुछ भी अगर दिया रहे तो एपी को चेक करने के लिए क्या जानते हैं कि जो उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सबका समान आना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं कि उसका डिफरेंस समान है कि नहीं। 2, 4, 8, 16, इसका दो पदों के बीच का डिफरेंस निकालिए, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, फिर 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। देखिए दोनों समान नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एपी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया 1, 3, 5, 7। अब दो टर्म के डिफरेंस निकालिए, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 5 और 3 के बीच का डिफरेंस निकालिए, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। 7 और 5 के बीच में डिफरेंस निकालिए, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। डिफरेंस समान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एपी के फॉर्म में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। 22 नंबर क्या है कि एपी दिया गया है, एक एपी दिया गया है 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद निकालना है, यानी कि हम लोग का पहला पद क्या हो गया a1 इज इक्वल टू 2, दूसरा पद क्या हो गया 7। हम लोग डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, डी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, ये डी निकल गया। अब हम लोग को निकालना है 10वां पद। 10वां पद यानी कि n बराबर 10 ले लेंगे और ए एन का फॉर्मूला से निकालेंगे a10। 10वां पद निकालना है तो a10 का निकालेंगे। a10 का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर हम लोग डायरेक्ट an का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही अगर 10वां पद डायरेक्ट निकालना, इसी में हम लोग अगर सब सारा मान बिठा दें, n बराबर 10 दिया है तो निकल जाएगा n10। तो a10 an यानी कि a का फॉर्मूला पहला पद होता है a 2 है, प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5, यहाँ से निकल सकता है 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 45 प्लस 2 47, यानी कि a10 का मान कितना निकल गया 47। आंसर नंबर सी। 22 नंबर का आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। तेईस नंबर का 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। तो 2 अंकों वाली सबसे पहली संख्या 12 है जो 3 से विभाजित होती है, फिर दूसरी संख्या 15 है 3 से विभाजित होती है, फिर 18 है, ऐसे ही डॉट 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 करते करते लास्ट संख्या 99 जाता है, जो कि 3 से कट रही है, 3 से विभाजित हो रही है 99। अब ये 12 से 99 के बीच में कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है, यानी कि हम लोग से पूछा गया है n का मान पूछा गया है कि n कितनी है। तो n का मान पूछा गया है, तो n का मान निकालने के लिए हम लोग को पहले यहाँ पे इससे क्या क्या निकाल सकते हैं कि a1 निकाल सकते हैं 12, a2 निकाल सकते हैं 15, d का मान निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। अब हम लोग n का मान निकालेंगे। an इसमें दिया गया है, an मतलब अंतिम पद 99 है, तो an का फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे n का मान। जब an का मान दिया गया 99, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an, यानी कि an का फॉर्मूला है तो a के जगह पे हम लोग 12 लेंगे, प्लस n नहीं पता है तो n को n रहने देंगे, d पता है कितना 3 कर देंगे, an पता है कितना 99,
अब इसमें सॉल्व कीजिए इसको। 12 प्लस 3 इंटू एन, 3n माइनस 1 इंटू 3, तो -3 इज इक्वल टू 99। अब देखिए 12 में -3 जाएगा, कितना बचेगा 9 प्लस 3n इज इक्वल टू 99। 3n इज इक्वल टू 99 माइनस 9, 3n इज इक्वल टू 90, n इज इक्वल टू 90 बाय 3 कट के 30, n इज इक्वल टू आंसर हो गया 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कट। अब देखिए नेक्स्ट 24 नंबर क्या है। 24 नंबर क्या है, 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है। तो 0 50 के बीच में विषम संख्या शुरू कहाँ से होगी, 1 से। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे डॉट 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 करते करते कितना तक जाएगी, 50 से पहले एक 49 है। यहाँ से यहाँ तक कितनी विषम संख्या है। ये विषम संख्याओं का योग पूछा गया, विषम संख्याओं का योग पूछा गया, यानी कि हम लोग को एसएन निकालना पड़ेगा। एसएन निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत है। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग को चाहिए a पता है 1, हम लोग को चाहिए d निकाल लेंगे 3-1, दूसरा पद माइनस पहला पद इज इक्वल टू 2। अब हम लोग को चाहिए n कहाँ से निकालेंगे, n निकालेंगे an का फॉर्मूला से। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। तो an यानी कि अंतिम पद हम लोग को दिया गया है क्या, 49। अब यहाँ से n निकालेंगे, a का मान कितना है 1 प्लस n-1, n पता नहीं है, तो d का मान पता है कितना है 2 इज इक्वल टू an का मान पता है 49। 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 49। अब देखिए 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 इक्वल टू 49। तो 2n इज इक्वल टू 49 प्लस 1, 2n इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 50 बाय 2, n इज इक्वल टू 25। कट के कितना आ जाएगा, n का मान 25। अब n का मान हम लोग Sn पे पुट करके इसका योग निकाल लेंगे। तो Sn का फॉर्मूला पे पुट करेंगे, n का मान यानी कि 25 इंटू 2 बाई 2a इंटू 2a, 2 इंटू 1, a का मान 1 है, प्लस n-1 यानी कि 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, 24 डायरेक्ट ले देते हैं 24। d का मान कितना दिया गया है 2। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 25 बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 24 इंटू 2 48। अब देखिए 25 बाय 2 इंटू 2 प्लस 48 50। अब 50 यहाँ पे जाएगा 25 बार 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 24 नंबर का।
25 नंबर देखिए क्या है, सभी वृत्त होते हैं, कितनों आप वृत्त बना लीजिए, सब एक ही रूप का होगा यानी कि समरूप होगा। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही था, 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही था। 26 नंबर देखते हैं, आकृति डी ई समानांतर बी सी। आकृति में एक आकृति दिया गया है, पहले आकृति बना लेते हैं। एक आकृति दिया गया है जिसमें कि बी सी के समांतर दिया गया है डी ई बी सी के समांतर दिया गया है। देखिए ये परिमेय आप लोगों को बुक में 6.1 है, उससे दिया गया है क्वेश्चन। परिमेय 6.1 क्या होता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो त्रिभुज का जो भुजा है इसका क्या हो जाएगा, ये पार्ट बाय में ये पार्ट बराबर हो जाएगा, ये पार्ट बाय में ये पार्ट। यानी कि इसका नियम क्या है लिख देते हैं पहले। यदि इसके समांतर कोई रेखा खींची जाए तो ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी होगा। ये परिमेय 6.1 में लिखा गया, ये परिमेय है। अब इसमें दे दिया है मान, डी बी का मान दे दिया है 2 सेंटीमीटर, ए ई का मान दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर और ई सी का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर। अब इसमें ए डी का मान पूछ दिया। जब 4 गो चीज़ फॉर्मूला में हो और 3 चीज़ का दे दिया, एक चीज़ का पूछा गया तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, बी डी का मान कितना है, बी डी या डी बी। इसमें डी बी का मान दिया है 2 इज इक्वल टू ए का मान दिया 1.5 बाय ई सी का मान दिया है 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3AD इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2। जब क्या हो गया 3AD इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा तो AD इज इक्वल टू 3/3 यानी कि 1। AD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 26 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 27। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी के किस के नाम से जाना जाता है। दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं यानी कि सबका कोण क्या है, बराबर है, यानी कि एंगल बराबर है, यानी कि ए कसौटी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्या है, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सही है। दो त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ये कोण 60 डिग्री दिया गया है, ये कोण 80 डिग्री दिया गया और ये 40 डिग्री दिया गया। और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, अब देखिए ये 60 है, ये 80 है और ये 40 है, यानी कि सब कोण बराबर है, यानी कि ए से ये समरूप हो सकता है। यानी कि समरूप दर्शाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि ए के समान संगत कोण पी है, बी के संगत कोण क्यू है और सी के संगत कोण आर है, तो इसका समरूप इस तरह हम लोग दर्शाएंगे। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है। 29 नंबर क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात, दो संगत भुजा का अनुपात दिया है इतना, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये परिमेय 6.6 है,
ये परिमेय 6.6 है। परिमेय 6.6 क्या बोलता है कि यदि दो त्रिभुजों का संगत भुजा का अनुपात जितना हो उसका क्षेत्रफल उस संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये परिमेय 6.6 से आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी कि अनुपात दिया है 4 और 9, तो इसका वर्ग के बराबर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका वर्ग कर दीजिए, कितना, 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, यानी कि 16:81 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है जो बिल्कुल सही है, 29 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है 2a, इसका शीर्ष लंब की लंबाई पूछा है। शीर्ष लंब की लंबाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब का फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब का फॉर्मूला ये होता है। तो इसका मान पूछा है, तो क्या करेंगे, √3/2 इंटू भुजा का मान कितना दिया है 2a, तो 2 कट गया, √3a आंसर। ऑप्शन नंबर बी 30 नंबर का सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर, त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया है 6√3, AC बराबर दिया है 12 तथा BC बराबर दिया है, तो कौन B का मान पूछा है। एक त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है। अब इसमें AB बराबर दिया है 6√3, AC बराबर दिया है 12, अब BC बराबर दिया है 6। इसमें पूछा है कौन B का मान क्या है, तो हम लोग इसमें क्या वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज का कर्ण बराबर, यानी कि AC बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस रूटेंडर में BC का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है कर्ण का फॉर्मूला, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। यदि इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय को वेरीफाई कर लें, यदि AC कर्ण का मान लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर में आ जाए, तो हम लोग क्या मानेंगे कि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो रहा है, मतलब काम कर रहा है। जब पाइथागोरस प्रमेय काम करता है तो किस प्रकार का त्रिभुज में काम करता है, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में काम करता है। किस प्रकार का त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, यानी कि कोण B कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कब, जब पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा तब। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। AC का मान कितना आना चाहिए, 12 सेंटीमीटर आना चाहिए, ये दोनों को मान पुट करने पर। अब देखिए AB का मान कितना है 6√3 का स्क्वायर प्लस BC का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी कि
इसका मान 6√3 दिया गया है। 6√3, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 6√3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ए बी का मान 6√3 है, यहाँ पे 6√2 बिठा दिए थे, 6√3 हो जाएगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 8 1 3 10 108 हो जाएगा। 108 प्लस 36 इज इक्वल टू 144। 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज में काम कर रहा है, यानी कि कोण बी 90 डिग्री होगा। कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। बत्तीस नंबर क्या, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त बना लीजिए, इसका कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसका स्पर्श रेखाएं जितनी चाहे उतनी हम लोग खींच सकते हैं, जितनी चाहे उतनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक। 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है। तैंतीस में क्या है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए एक वृत्त है, पहले एक वृत्त बनाइए, लगता है अच्छा से नहीं बना, फिर भी आप लोग बना लीजिएगा। स्थित स्पर्श रेखा कितनी है, 13 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से एक बिंदु पर स्पर्श रेखा मान लीजिए बिंदु है, स्पर्श रेखा कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब वृत्त के केंद्र से जो रेखा खींची गई है वो है 12 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 33 नंबर, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से जो दूरी है उसकी दिया है 13 सेंटीमीटर। अब वृत्त की त्रिज्या पूछा गया है, यानी कि ए बी मान लीजिए इसको पी, तो ए बी का मान है 13 सेंटीमीटर और इसका मान है 12 सेंटीमीटर। ए बी का मान पूछा गया है, यानी कि अब देखिए स्पर्श रेखा, वृत्त के स्पर्श रेखा त्रिज्या से 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का कर्ण बराबर होता है √, आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है, कर्ण तो दिया गया, हम लोग को निकालना क्या है, लंब। तो लंब क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से कि √, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर माइनस बीपी का स्क्वायर। अब एपी का मान कितना दिया गया, 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस बीपी का मान कितना, 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का स्क्वायर इक्वल 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब 169 में 144 जाएगा, कितना बच जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि इसका जो है 5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चौंतीस नंबर सेम वही क्वेश्चन है कि एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है जो कि स्पर्श रेखा दिया गया है 24 सेंटीमीटर और वृत्त का जो केंद्र से दूरी है बिंदु का वो दिया गया है 25 सेंटीमीटर। वृत्त का त्रिज्या निकालें, वही समकोण त्रिभुज हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के ए बी का मान निकालेंगे। ए बी का मान पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, अभी जो पिछला क्वेश्चन सेम उसी तरह बनेगा। ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए क्यू का स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर।
25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576। अब 625 में 576 जाएगा, कितना बचेगा? 49 यानी कि 37 7 आंसर आया इसका, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दो सकेंद्रीय मतलब एक केंद्र से दो वृत्त बना है, दो सकेंद्रीय वृत्त। अब एक का है 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसका 3 सेंटीमीटर है त्रिज्या, और दूसरे का है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। और इसमें निकालना है कि बड़े वृत्त का जीवा ऐसे होता है जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, इसका लंबाई निकालना। तो ये वृत्त थोड़ा गड़बड़ बन गया। तो ये क्या होता है, जैसे अगर एक ही केंद्र से दो वृत्त बनता है तो ये लंबाई और ये लंबाई समान होता है। अब बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, ये 5 सेंटीमीटर इसका कर्ण हो गया, लंब 3 सेंटीमीटर। इसका आधार फाइंड करना हम लोगों को। जब आधार फाइंड कर लेंगे उसको 2 से गुना कर देंगे तो ये इसका और इसका लंबाई निकल जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ पूरे का लंबाई निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आधार का क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये ओ है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो इसको हम लोग ए बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 4। यानी कि इसका लंबाई 4 निकला तो ये भी 4 होगा। 4 और 4 ये पूरा का लंबाई 8 सेंटीमीटर निकल गया। पूरा का लंबाई 8 सेंटीमीटर निकल गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 36 नंबर हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। 37 नंबर देखते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? एक वृत्त है, यहाँ पे जितना सारा दोनों साइड को टच करता है सब क्या है, जीवा है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, जो केंद्र से होकर गुजरती है। और जो केंद्र से होकर जीवा गुजरती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं। यानी कि सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगी, व्यास। ऑप्शन नंबर सी सही है। अड़तीस नंबर क्या है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोणांतरित करती है। यानी कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला पूछा है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, 2 पाई आर थीटा बटे 360। यानी कि इसको यहाँ पे गुना कर दिए के ये पूरा कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 38 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया है 60 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, 360 इंटू 22/7 और त्रिज्या दिया है 6। तो यहाँ से देखिए ये कट गया 0 0, 6 बार में 36 कट गया 6 से। अब 6 बार में एक 6 कट गया यहाँ पे। अब बच गया कितना, 22/7 × 6।
132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 39 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्या है? एक घोड़ा को एक मैदान में 7 सेंटीमीटर रस्सी से बांध दिया। एक घोड़ा को यहाँ पर किसी चीज़ से बांध के रस्सी से बांध दिया 7 सेंटीमीटर। अब घोड़ा को बांध दिया, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब क्या करेगा घोड़ा? यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा। अब इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पूरा? यानी कि एक वृत्त बन गया, वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया 7, 7 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 × 7, एगो 7 कट गया। अब बच गया क्या? 22 × 7, 22 × 7 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 40 नंबर बन गया। तो ये सेट 1 का हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो सेट 2 का आएगा, फिर इसी तरह मैथ का सेट 5 तक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखते रहिए आप मेरे चैनल को, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।